नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम योग और जीवन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, भारतीय संस्कृति में अक्सर ये कहा जाता है जो पहला सुख होता है वो होती है निरोगी काया। दर्शकों, कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी का सामना जहां पूरा विश्व कर रहा है वहां भारत भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना वायरस से बचने के लिए इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन के साथ साथ योग करना बेहद ज़रूरी है। कोरोना वायरस से अगर हमें बचना है तो हमारी श्वसन प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम व हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी का स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है और योग के माध्यम से ये दोनों चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम बातचीत करने वाले हैं कोविड-19 में योग, और इस विषय पे और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो खास मेहमान। मेरे सामने बैठे हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश पाठक जी, जो कि हैं आचार्य, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी योग विभाग। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी सर, हम बातचीत कर रहे हैं कोविड-19 में कोविड-19 में किस प्रकार से योग से हम बच सकते हैं, और इसी के साथ हमारे स्टूडियो में एक और खास मेहमान मौजूद हैं जो कि हैं इन हाउस योग ट्रेनर, योग प्रशिक्षक दीपिका वर्मा जी। दीपिका वर्मा जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी सर, हम बातचीत करने वाले हैं कोविड-19 में योग के बारे में। तो सर, जैसा कि हम देख रहे हैं लगभग 1.5 साल हो चुका है, कोरोना वायरस जाने का नाम नहीं ले रहा। पहली वेव आ गई, दूसरी वेव भी आगे चली गई, और ना जाने कब तक हमें इस प्रकार से बंदिशों का भी सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कोविड-19, ये कोरोना वायरस है क्या और कैसे हमें इफेक्ट करता है? देखिए, अभी तक इसके विषय में प्रामाणिक तो कुछ नहीं कहा गया जी लेकिन इतना निश्चित है कि ये वायुजनित विषाणु है। जी और इस विषाणु की पहचान करना, जैसा कि लोग आजकल आप देख रहे होंगे कि फिगराइज करके कुछ चित्र भी दिखा रहे हैं, ये एक तरह का सूक्ष्म विषाणु है और ये हवा के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रहा है। और मनुष्य के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है जी या जो भी दुर्बल है, जो मानसिक दुर्बल है, जो शारीरिक दुर्बल है या किसी अंग की विकृति के कारण है, उन पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है अभी। जी, और सर जैसा कि हम देख रहे हैं, हम योग के बारे में बातचीत कर रहे हैं और योग का प्रचार प्रसार भारत में नहीं पूरे विश्व में भी हो रहा है। लोग काफ़ी योगा से काफ़ी, जिसको कहते हैं, रिलीफ पा रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, क्योंकि जैसा अभी आपने हमारे दर्शकों को भी बताया कि ये एक विषाणु है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपकी श्वसन प्रणाली को, आपके लंग्स पे जाके इफेक्ट करता है और कहीं ना कहीं आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो जाते हैं और उसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ आपकी बॉडी में आ जाते हैं। तो सर, अगर हम बात करें कि योग किस प्रकार से इसमें लाभदायक है, किस प्रकार से ये हमें एक बैरियर, एक प्रोटेक्शन हमें देता है कोविड-19 से? देखिए, अनादिकाल से योग जो है स्वास्थ्य का एक प्रमुख अंग रहा है। जी हमारी वैदिक और सनातन संस्कृति में कहा गया है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यानी योग की अग्नि, योग की साधना के द्वारा जो शरीर तप्त होता है वो किसी प्रकार की व्याधि से ग्रसित नहीं होता, ऐसा उपनिषद कह रहे हैं। और योग ही एकमात्र ऐसा विषय है जो वैदिक काल से सृष्टि के प्रारंभ से और वर्तमान तक शाश्वत विद्या है। पहली चीज़ तो इसकी प्रामाणिकता देवों ने भी किया, ऋषियों ने भी इसका पालन किया, मनुष्य भी कर रहा है और आज भी इससे लाभान्वित लोग हो रहे हैं। किसी भी प्रकार की व्याधि को समाप्त करने के लिए हमारे शरीर और मन का स्वस्थ होना बड़ा आवश्यक है। बिल्कुल। और योग शरीर और मन दोनों की विधा है, दोनों को स्वस्थ करने की विधा है, जिसको हम कहते हैं साइकोफिजिकल बॉडी, मनोदैहिक शरीर। तो हमारे योग जो है संपूर्ण समग्र स्वास्थ्य की बात करता है, किसी एक अंग विशेष या किसी पर नहीं करता। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक व्यापक रूप में योग जो है आज समग्र विश्व ने इसको पहचाना है और समग्र विश्व ने इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया है। आज छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक और हर खास करके कोविड ने लोगों को और ज़्यादा भी अवेयर कर दिया योग करने के लिए। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि जो योग है उससे आप कहीं ना कहीं आपकी पूरी इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप अपने अंदर तरह तरह के बदलाव ला सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और अगर कहीं ये कोविड-19 जैसी बीमारी आपको छू भी जाए तो आपको छू के निकल जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम बात करते हैं योग में प्राणायाम की, आसनों की, क्रियाओं की, तो अगर आप अभी हमारे दर्शकों को कोई क्रिया बताएं, हमारे इन हाउस जो योग प्रशिक्षक दीपिका जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कोई ऐसी क्रिया हो जो हमारे दर्शक अभी घर बैठे कर सकें जिससे कि हमारे को कोविड-19 से एक प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे अंदर आए, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होए, और अगर कोई लोग जो इससे रिकवर कर भी रहे हैं तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग। देखिए, 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। क्रियाएं पर्याप्त है हमारे पास जी, और आसनों की एक लंबी श्रृंखला है, प्राणायामों की भी एक लंबी श्रृंखला है। लेकिन कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनमें कुछ सेलेक्टेड प्रैक्टिसेस हम लोग चयन करते हैं। जी
जिनका प्रभाव अक्सर देखा जाता है, वो आज से नहीं पहले से भी, कोविड नहीं भी था तो हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग करें ऐसा भी नहीं था। हम संपूर्ण स्वस्थ रहे इसके लिए करते। खास करके अभी जो ज़्यादातर हम लोग अभी देख रहे हैं, जो लोग व्याधि से ग्रस्त हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव प्रभावी क्रिया है उसको हम कपालभाति कहते हैं जी। अब इसका जैसा नाम है वैसे इसके प्रभाव भी है, और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो हमारा हृदय प्रदेश, ग्रीवा, कर्ण, नासिका, आँख और मस्तिष्क है जी। तो इसमें क्या हो रहा है कि बाकी जो लंग्स हमारे जो जहाँ कार्य कर रहे हैं, तो हम इस कपालभाति क्रिया में क्या करते हैं बेसिकली कि श्वसन तंत्र की पूरी प्रणाली के साथ साथ हमारा जो ग्रीवा, ज़्यादातर लोगों को देखो आप टेस्ट टंग और की प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सर अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से ये क्रियाएं कर सकते हैं, हमारे इन हाउस ट्रेनर भी हमें सिखाएंगे, हम भी सीखें, तो आप अगर हमारे दर्शकों को बताएं किस प्रकार से देखिए कपालभाति क्रिया के लिए सर्वप्रथम हमें एक आसन में बैठना होता है जिसका नाम है पद्मासन जी। पद्मासन में हम बैठते हैं। पद्मासन में बैठने के बाद हम क्या करते हैं, ज्ञान मुद्रा बनाते हैं। ज्ञान मुद्रा से क्या होता है, कंसंट्रेशन पावर हमारा एक जगह स्थिर रहता है जी। और उस स्थिरता में हम क्या करते हैं, धीरे धीरे श्वसन को लेते हैं और श्वसन को छोड़ने की क्रिया करते हैं जी। इसमें जो क्रिया होती है इसे ग्रंथ कहता है कि भस्त्रवत लौह कारेण रेच पूर्व सभ्रम, यानी जैसे लोहार की धौकनी चलती है उसी धौकनी की तरह चलाना होता है। लेकिन एक तरह से देखा जा रहा है कि इसकी जो विकृति है समाज में, ज़्यादातर लोग क्या है पेट को दबा रहे छोड़ रहे करते हैं, जबकि कपाल की क्रिया है। जब कपालभाति लोग करते हैं तो वो पेट को अंदर बाहर, जैसे अगर मैं करूँ तो मैं अपना जो मेरा पेट है वो ज़्यादा हिल रहा है, और जैसे कि हम दीपिका जी को देख रहे हैं उनके पेट में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही है। नहीं, यही चीज़ है। देखो कपाल क्रिया है, कपाल से करना है। कपाल शब्द का अर्थ मस्तिष्क और हृदय प्रदेश से ऊपर की चीज़ें हैं जी। तो इसका एब्डोमिनल रोल नहीं है, लेकिन अभी भी क्या होता है अप्रशिक्षित लोग ऐसा इसका करते रहते हैं। इसका लाभ क्या है कि श्वसन तंत्र प्रणाली के साथ साथ हमारी ग्रीवा, हमारे कान, मुख, नासिका और आँख, जहाँ पे सर्वाधिक प्रभाव देखा जा रहा है जी, उन श्वसन तंत्र की प्रणाली के साथ साथ हमारे वक्षस्थल। और सर इसमें क्या कोई सांस लेने की भी कोई टेक्निक होती है कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि कई बार लोग काफ़ी तेज़ी से ऐसे करते हैं और कई बार आराम से करते हैं, तो क्या अगर आप तेज़ कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, इससे भी कोई अलग इफेक्ट आता है? नहीं, इसका जो देखिए रिदम क्या है, जैसे सामान्य श्वास प्रश्वास की गति से हमें प्रारंभ करना चाहिए और दिन प्रतिदिन गति लेने और छोड़ने की क्रिया को तेजी से करते फिर हमें उसको तब तक करना है जब तक हम जिस जगह पे शुरू नहीं किए तो उस जगह तक ले आए जी। तो इसको मिनिमम 20 बार कर सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, किंतु मिनिमम 80 से लेके आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको 5000-6000 बार भी कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें मतलब जो पेट है, आपको पेट को नहीं हिलाना है, आपने अपनी जो अपर बॉडी है जी, उसमें आपने कहीं ना कहीं अपने लंग्स में एयर भरनी है और उसके बाद आपने वो एक्सहेल करनी है, मतलब इनहेल और एक्सहेल लंग्स को, मतलब इसको फुला के। जी बिल्कुल। और सर अगर जैसा कि आपने कहा कि पद्मासन में हम, जैसा कि हम देख रहे हैं दीपिका जी पद्मासन में बैठ के हमें दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से योग हो सकता है। कई बार हम ये देखते हैं कई सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको आर्थराइटिस की दिक्कत है, उनको और भी तरह तरह की बीमारियां हैं, तो वो नीचे नहीं बैठ सकते, तो क्या टेबल पे बैठ के या किसी स्टूल पे बैठ के भी ये क्रिया की जा सकती है? नहीं, अगर कुर्सी पे ना बैठ के वो जमीन पे बैठ सकते हैं, पैर फैला के भी बैठे, जहाँ तक संभव हो स्टैंडिंग में बैठे, जैसे सीढ़ी नुमा कहीं हो वहाँ बैठे जी, बैक सपोर्ट लेके बैठे जी। इसमें क्रिया में 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो ग्रीवा है और हमारा सिर वही एक सीध में होना चाहिए जी। समकाय सिरो ग्रीवम धारयन चल स्थिरम की स्थिति में बैठना है। और सर कितने टाइम में हम इसका इफेक्ट देखते हैं? अगर आप कपालभाति शुरू कर रहे हैं तो कितने दिनों के अंदर आपको एक विजिबल रिजल्ट, जिसको कहते हैं कि देख सकेंगे दर्शक? देखिए, एक ये साधना है पहली चीज़ तो, और साधना का मतलब है कि शरीर के अनुकूल, किसका शरीर कितने अधिक तक इसको कर रहा है उस पर देखा जा सकता है इसका प्रभाव। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो श्वसन क्रिया जैसी कपालभाति क्रिया वो करेगा, क्रिया करने के बाद ही उसको उसका रिजल्ट समझ में आने लगता है। उसके कान ठंडे लगने लगेंगे, नासिका ठंडी लगने लगेगी, जबकि होगा क्या कि शरीर में ऊष्मा का संचार ज़्यादा होगा। उसके बावजूद भी हमारा इसमें जो अलग परिणाम दिखने लगेगा,
थोड़ा सा उसके आँख कान ये सारे कुछ ठंडे लगते हैं, कान खास करके ज़्यादा ठंडा दिखने लगता है। और डॉक्टर साहब, क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये कपालभाति नहीं करनी चाहिए, या फिर सारे लोग कपालभाति कर सकते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो हमारी उम्र के हों, या फिर अगर कोई गंभीर बीमारी से भी पीड़ित है, कोई कैंसर या ऐसी बीमारी से पीड़ित है, क्या वो भी कपालभाति कर सकते हैं? देखिए, एक तो ध्यान रखना चाहिए योग अभ्यास में, कहते देखा देखी करे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। जी। तो देख के करने से और किसी से सीख के करने से, पहले तो ये ध्यान रखना कि कैंसर का पेशेंट है तो कैंसर कहाँ का है, या किसी कोई बीमारी से ग्रस्त है तो बीमारी क्या है। हाँ, जरूर ये कि श्वसन तंत्र से संबंधित अगर व्याधि नहीं हो उसको, या ज़्यादातर उसका श्वसन तंत्र प्रभावित न हुआ हो किसी व्याधि से, तो सभी कर सकते हैं। खास करके 12 वर्ष के बाद के उम्र के छोटे बच्चे कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं कपालभाति। सर, जैसा कि आपने क्रिया के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, अगर आप हमें कोई आसन भी बताएं कि कौन कौन से, जो हमारे दर्शक घर पे देख रहे हैं, कौन कौन से वो आसन करें जिससे वो लाभान्वित हो सकते हैं, कोविड-19 से वो बच सकते हैं, और अगर वो कोविड-19 से रिकवर भी कर चुके हैं तो आगे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं कि जो कोविड-19 से उबर के लोग आए हैं, उनकी समस्या क्या है कि उनके अस्थियों में एक तो पीड़ा बनी हुई है, दर्द बना हुआ है, और उनके मसल्स काफ़ी पेनफुल हैं, नींद नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम प्रारंभ इसका करते हैं आसनों में। सबसे पहले गोमुख आसन करते हैं। गोमुख आसन क्या करता है, हमारे वक्षस्थल को पूरा व्यापक रूप से खोल देता है। गोमुख आसन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैठते हैं साधारण ढंग से दंडासन में। दंडासन में स्थिति में बैठने के बाद क्या करते हैं, दाहिने पैर को उठा के बाएं पैर को हम क्रॉस करते हैं, और बाएं पैर को क्रॉस करने के बाद दाहिने पैर को हम बाईं तरफ और बाएं पैर को दाहिनी तरफ, यानी हम नितंब स्थान जिसको कहते हैं, है ना, हिप जॉइंट के पास में रखते हैं। और उसी तरह हम अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाके अपोजिट उसको हम क्रॉस करते हैं, यानी बाएं हाथ को दाहिने हाथ को पीछे से ले जाके क्रॉस करते हैं। एक को नीचे से ले जाएंगे, दूसरे को ऊपर से ले जाएंगे। इसमें लिखा है गोमुखम गोमुखाकृति, जैसे गाय बैठते हैं वो दोनों पैर क्रॉस करते हैं, उनके मुख की आकृति यानी दिखे तो हमारे हाथ और पैरों की जो स्थिति इसमें गोमुख की तरह दिखती है, गाय के मुख की तरह। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें श्वास और प्रश्वास की जो गति है, गोमुख आसन करने से दोनों नासिका से सामान्य गति हो जाती है। वैसे हमारी एक नासिका प्रभावी होती है, लेकिन गोमुख आसन करने में दोनों नासिकाएं प्रभावी हो जाती हमारी। इसमें हो क्या रहा है, हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी प्राण प्रवाह होने लगता है, जिसके कारण माना यह जाता है योग साधना में कि यदि प्राण सुषुम्ना में है और योगी जो है प्राण को सुषुम्ना में ले जाके बद्ध कर दे तो उसकी मृत्यु नहीं संभव है, क्योंकि यावत वायु स्थिते देहे तावत जीवन मुच्यते, जब तक वायु है तब तक जीवन है। मरणम तस्य निष्क्रांतम ततो वायु निरोध है, तो इसलिए इसका मरण ही, वायु का निकलना ही मृत्यु है, तो इसलिए वायु का निरोध हमें करना चाहिए। तो गोमुख आसन में प्रक्रिया आसान हो जाती है। गोमुख आसन में बैठने के बाद हम मूलबंध और लगाने के बाद हम श्वसन प्रभावी कर लेते हैं। तो आपने बातचीत में भी बताया कि गोमुख आसन आपको करना चाहिए अगर आप कोविड-19 से बचना चाहते हैं और अगर आप कोविड-19 से उबर चुके हैं। तो सर, गोमुख आसन से क्या फ़ायदा होता है? देखिए, गोमुख आसन से जो परिणाम है इसका मैं बताऊं कि इसके प्राण जो है सुषुम्नावाही होता है। और योग साधना में एक सबसे बड़ी बात यह है कि समकाय शिरोग्रीवम की स्थिति मैंने बताया आपको कि आपके काया, सिर और ग्रीवा ये तीन एक सीध में हो, और आपकी स्पाइन जितनी सीधी होगी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी अधिक बढ़ेगी। इसलिए बार बार योग में बार बार कहते हैं कि कमर गर्दन सीधी करके बैठो, थोड़े थोड़े कमर गर्दन सीधी करके बैठो। और बचपन में हमारे पेरेंट्स भी अक्सर ये कहा जाता है कि सीधे बैठो, अपनी सीधे बैठो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखे होंगे कि पुराने रेलवे स्टेशन जो होते थे या बस स्टैंड जो होते थे, वहाँ जो भी चेयर्स बैठने के लिए लोगों की लगी होती थी वो बिल्कुल हार्ड होती थी और वो नुकीली होती थी कि अगर आप टेढ़े बैठेंगे तो पीठ में चुभती थी। यानी जितना लंबा आपका मतलब स्पाइन जितनी सीधी होगी, ग्रीवा जितनी सीधा होगा, सिर जितना सीधा होगा, आपके जीवन की क्षमता उतनी अधिक बढ़ेगी। लंबा जीवन जीने के लिए हमें स्पाइन जी, तो गोमुख में ये स्थिति बिल्कुल बिल्कुल, गोमुख में प्राण जो है सुषुम्ना मार्ग हो जाता है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। सर, अब कौन सा योग आसन हम देखने वाले, हमारे दर्शक देखने वाले, जो वो घर बैठे कर सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं? देखिए, इसके लिए दूसरा अगर सबसे सरल आसन आप कहें तो भुजंग आसन। बच्चे तो खेलते खेलते कर सकते हैं इसको,
और कोई अगर मान लो किसी बीमारी से पीड़ित है तो भी वो लेट के कर सकता है। भुजंग शब्द का अर्थ होता है कोबरा जैसे, या नाग कहते हैं, या सर्प। तो भुजंगासन करने के लिए बड़ा सरल है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सीधे जो है मुख के बल या पेट के बल हम नीचे लेटते हैं जमीन पे। लेटने के बाद आरामदायक कोई बिस्तर ज़्यादा ना हो, ये ध्यान रखना है कि गद्दे ना हो, थोड़ा हार्ड बेड हो। लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को खींच के हम क्या करते हैं, धीरे से अपने चेस्ट के पास में लेके आते हैं, वक्षस्थल के पास में, और श्वास भरते हुए नाभि तक हम सिर को उठाते हैं पीछे की ओर हथेलियों के सहारे, श्वास भरते हुए, और कुछ देर तक इस स्थिति में रुकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें कि हमें ये चीज़ हमेशा महसूस करनी की कि जो सर्प का जीवन है, सर्प जितना अधिक श्वास पीता है उतना अधिक जीता है। बिल्कुल। और सर्प का जो स्पाइन हो हमेशा ऊपर की ओर होती है। इसमें भी वही क्रिया हो रही कि हम श्वास प्रश्वास की गति, श्वास ले भर के जाते हैं, सामान्य श्वास को लेते वहाँ रुकते हैं, फिर श्वसन को छोड़ के वापस आते हैं। और भुजंग शब्द का अर्थ है कि जीवन में मनुष्य के बाद यदि कोई प्राणी अधिक जीता है तो कछुआ और सर्प ही है। 100, 150 साल, 200 साल भी सर्प जीवन जी सकते हैं। उनका एक ही कारण कि श्वसन क्रिया वो बराबर अपनी ठीक रखते हैं। और डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति पूरा ऊपर तक नहीं आ सकता, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, या जिसने कभी कोई योगा नहीं किया हो, तो अगर वो आधा भी ऊपर हो रहे हैं तो क्या उससे भी थोड़ा लाभ होगा? देखिए, योग ढंग से नहीं भी कर योग अभ्यास करने का कोई पैमाना, कोई पैरामीटर नहीं है। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, वो ये ध्यान रखें, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य और यथा काया, जैसे उनकी जितना अलाउ करती बॉडी उतना शुरू करना चाहिए। इसका कोई पैरामीटर नहीं कि हमें 90 डिग्री एंगल पर ही रुकना है या 30 डिग्री एंगल पर ही रुकना है। जो हायर प्रैक्टिशनर है उनके लिए तो अलग चीज़ें होती है। तो योग जो है एक तरह से अनुभव का विज्ञान है। अनुभव करते इसमें एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहिए इसके साथ, बल्कि एक्सपीरियंस करना चाहिए। जी। और सर, ये जो भुजंग आसन है, ये हमें कितने समय तक ये जो एक ये पोज है इसको बना के रखना है, और कितने समय बाद नीचे जाना है, और कितनी बार हमें ये दोहराना है? देखिए, यथा सामर्थ्य 10 बार 5 बार कर लेना चाहिए, लेकिन इसकी स्थिति को जब तक आप होल्ड कर सके तब तक करना चाहिए समयानुसार। और ये बराबर ध्यान रखना है कि एंटी स्टमक करना है इसको। एंटी स्टमक का मतलब लिक्विड डाइट आप ले सकते हैं, वो भी 3 से 4 चम्मच, है ना। नहीं तो नींबू और शहद सुबह लें, उसके बाद भुजंगासन का अभ्यास करें। पेट भरा ना हो, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। जी। और डॉक्टर साहब, अब कौन सा योगासन आप हमारे दर्शकों को? देखिए, इसके लिए सबसे और प्रभावी है उत्तान पादासन। मैं आपको बताऊं, खास करके उनके लिए जो लोग कोविड-19 से उबर के बाहर आ चुके हैं, उनके पूरे के पूरे बॉडी मसल्स में पेन है, जॉइंट्स में पेन है, जिसको वो सह नहीं पा रहे। और ये दर्द भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अधिक है, वो मीठा मीठा दर्द उनके शरीर में बना रहता है। जितने लोगों से भी बात हुई या जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने बार बार कहा कि सर कुछ तो दिक्कत ये है कि हम ठीक तो हो गए हैं, लेकिन ये दर्दें नहीं जा रही हमारी शरीर में। दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयों का असर जब तक है तब तक दर्द गया, नहीं तो नहीं जा रहा है। इसके लिए उत्तानपाद जो आसन है वो बड़ा आवश्यक है। उत्तानपाद के लिए देखिए हम क्या करते हैं, पीठ के बगल लेटते हैं। पीठ के बगल लेटने के बाद दोनों हाथों को सामने से उठा के ले आके अपने थाइस के पास रखते हैं, थाई के नीचे, हिप जॉइंट्स के पास, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हम दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाते हैं। जैसा कि इसका नाम ही है उत्तान पाद। उत्तान का अर्थ होता है ऊपर की ओर खींचा हुआ पैर। तो ऊपर की ओर खींचा हुआ पैर, इसमें देखिए सारा का सारा जो दबाव है हमारा, वो सारा का सारा दबाव पेट पे पड़ता है। और श्वसन की क्रिया अगर इसमें शिथिल हो गई तो निश्चित है कि हमारा पैर धीरे धीरे नीचे की ओर चला आता है। इसमें हम दो चीज़ें हैं कि पूरा का पूरा इस आसन में भी देखेंगे, पैर उठा लिया है लेकिन पूरी की पूरी बॉडी पैरेलल है, लेकिन हमारी श्वास की गति जो है मूलाधार चक्र से लेके यहाँ सहस्रार चक्र, यानी हमारे गुदा स्थान से लेके सिर तक श्वास की गति इसमें बनी रहती है। तो उत्तानपाद आसन इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कोविड-19 के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी को एक बार हमें रिलैक्स कर देना होता है। पहले स्ट्रेच करते हैं, फिर रिलैक्स कर देते हैं। खिंचाव बनेगा, खिंचाव के बाद हम उसको ढीला छोड़ देते हैं। तो इससे जो है लोअर बैक रीजन जो हमारा है, लंबर रीजन जो है, उसके लिए ये बड़ा प्रभावी है, खास करके पैरों के लिए, हथेलियों के लिए, और जो हमारा जॉइंट्स है, नितंब भाग जिसको हम कहते हैं, वस्ती प्रदेश के लिए या पेल्विक बोन्स के लिए बड़ा फ्लेक्सिबल है और वो बड़ा अच्छा है उत्तानपाद आसन।
और डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देखते हैं कि अक्सर लोग जो योग है और जो योग आसन है वो सुबह के समय करना चाहते हैं, और कई बार लोगों के पास सुबह का टाइम नहीं होता, ऑफिस जाने की जल्दी होती है, जॉब्स पे जाने की जल्दी होती है, तो क्या किसी भी समय ये जो योगासन आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं वो कर सकते हैं, या फिर सुबह का समय ही उचित रहेगा? देखिए, सभी के लिए ये ऐसे जो निर्देश है वो है कि शाम को और सुबह को, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है हमारे बीच में कि हम हल्का भोजन भी लिए हैं, हम खाली पेट भी हैं और हमारे पास पर्याप्त समय है और समय अनुकूल है। खास करके पहाड़ों का सीजन अभ्यास के लिए बड़ा अनुकूल है, प्लेन का सीजन उनके लिए अनुकूल है। तो योगाभ्यास के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन प्रातः मध्याह्न सायं ने लिखा है, तो आपको जब भी पर्याप्त समय मिले, लेकिन कभी भी ध्यान रखना है कि हमें रिदमिक मूवमेंट में करना है और हमें फास्ट मूवमेंट में नहीं करना, क्योंकि आसन सदैव स्थिर सुख की ओर जाते हैं। सर, जाते जाते कौन कौन से ऐसे प्राणायाम है जो हमारे दर्शक कर सकते हैं जिससे कि उनको लाभ होगा, कोविड-19 जैसी बीमारी उनके नज़दीक नहीं आएगी, और अगर कोविड-19 उनको हुआ है तो वापस उनके जीवन स्वस्थ हो जाएगा? देखिए, सबसे सरल जो विधि है वो सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग उसे अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो नहीं है, अनुलोम विलोम नासिका का एक पार्ट है। अनुलोम का मतलब होता है उल्टा, विलोम का उल्टा, अनुलोम का सीधा। तो इसमें नाड़ी शोधन सबसे ज़्यादा प्रभावी प्राणायाम माना जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम इसको हम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, पद्मासन में बैठते हैं और नासिका मुद्रा बनाते हैं। नासिका मुद्रा का अर्थ ये है कि मध्यमा और तर्जनी को हम छोड़ देते हैं। मध्यमा अंगुली और तर्जनी अंगुली यानी अंगूठे के बगल की अंगुली और मिडिल फिंगर्स को हम नीचे की ओर रखते हैं, और कनिष्ठिका और अनामिका को छोड़ के हम इसको अंगूठे के माध्यम से श्वास की गति इसमें हम वाम नासिका यानी बाई नोस्ट्रल से शुरू करते हैं। श्वास को इतना सामान्य गति से लेना है कि इसकी आवाज़ हमें खुद न सुनाई दे, और कुछ देर श्वास को लेने के बाद रोक के थोड़े देर के लिए और फिर दूसरी नासिका से धीरे धीरे ही छोड़ना है। एक चीज़ इसमें हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि लेने और छोड़ने का जो रेशियो है 16, 64 और 32 की मात्रा होनी चाहिए। यानी एक अगर 16 मात्रा में हमने श्वास को लिया तो 64 मात्रा में श्वास को रोकना है और 32 मात्रा में श्वास को छोड़ना है। जी, तो सर, जितने आपने हमें योगासन बताए, प्राणायाम बताए और क्रियाएं बताए, उससे मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं वो सच में लाभान्वित हुए होंगे। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारी इन हाउस योग प्रशिक्षक दीपिका जी हमारे इस कार्यक्रम में आई, आप दोनों का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।